रिज्यूम रिकॉर्डिंग कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ हो चुका है और लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के हवाले से पढ़ा था जिसका नाम है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। अब ये जो हमारा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, इसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। एक किस्म की अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो एटम को आपस में जोड़ के कोई एक कंपाउंड, मॉलिक्यूल या क्रिस्टल बना देती है। अच्छा, अब जब हम ये देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली असल में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो जब कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये हम लोगों ने आपको नोट की सूरत में बताया था। ये देखें, बॉन्ड मेकिंग के अंदर एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो चूंकि ये जो हमारा चैप्टर है ये असल में बॉन्ड मेकिंग के ऊपर है, तो इसमें जो है वो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो अब हम लोगों ने जब इसकी टाइप्स पढ़ी तो हमने टाइप्स ये देखी कि हमारे पास तीन किस्म की कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स होती हैं। एक आयोनिक बॉन्ड होता है जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड के अंदर असल में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते हैं तो लाजिमी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। इस प्लस और माइनस को हम जो है वो आइंस कहते हैं, और इस आइंस के नतीजे में जब कभी बॉन्ड बनता है तो उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट यूं कहते हैं क्योंकि ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है ये असल में वैलेंस शेल में हो रहा होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू दी वैलेंस शेल इज कॉल्ड दी इलेक्ट्रोवैलेंट। तो उसके बाद हम लोगों ने इसकी एग्जाम्पल पढ़ने से पहले हमने आपको कुछ नोट पढ़ाए थे कि जब कभी भी बॉन्ड बनता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है। वो रीजन ये होता है कि जिस एटम ने बॉन्ड बनाना है दूसरे एटम के साथ मिलकर, तो उसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना है, ऑक्टेट पूरा करना होता है उसको। अब जैसे सोडियम अगर क्लोरीन के साथ कर रहा है तो सोडियम को भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है, क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है। अब ये जो ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं एटम, ये तीन तरीकों से कर सकते हैं। आयोनिक बॉन्ड में किस तरीके से करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके ऊपर प्लस, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके ऊपर माइनस, तो इस नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हमने एग्जाम्पल में देखा था फॉर्मेशन ऑफ NaCl, हमने इसकी कंप्लीट फॉर्मेशन पढ़ी थी, और फॉर्मेशन पढ़ने के बाद फिर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी। तो ये तो था हमारा प्रीवियस टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सेकंड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड होगा जिसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये देखिएगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। आयोनिक बॉन्ड था जिसको हमने कहा था द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, कि ऐसा बॉन्ड जो किसी दो एटम के दरमियान बन रहा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, क्यों ले रहा है, क्योंकि उसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना है। तो इस वैलेंस शेल कंप्लीट करने के नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो लेन देन की पॉलिसी हो रही है, तिजारत हो रही है, एक लिहाज से देखा जाए इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है। तो वो तो आयोनिक बॉन्ड था। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख देखें, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन के दरमियान शेयरिंग हो रही होती है। क्या हो रही होती है, शेयरिंग हो रही होती है। उसको हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दी एटम्स, एटम्स के दरमियान क्या हो रही होती है, एटम्स के दरमियान जो है वो शेयरिंग हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, शेयरिंग के अंदर ना स्पेलिंग मैंने इसकी गलत थी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है बिटवीन दी एटम इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम कहते हैं कोवैलेंट, यानी कि लेट सपोज, थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं, दो एटम के दरमियान बॉन्ड बनने
जा रहा है उसमें से दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाली पोजीशन में नहीं है। अब जब देने वाली पोजीशन में नहीं है, लेने वाली पोजीशन में है, देने वाली पोजीशन में नहीं है, तो बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं। आयोनिक बॉन्ड तो तब बनता है ना जब एक दे रहा हो, दूसरा तभी तो रहेगा जब कोई पहले दे रहा है इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहे होते बल्कि शेयरिंग हो रही होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एग्जाम्पल देते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन किसे कहते हैं भाई? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहते हैं H2 को, जिसमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो। अब ये H2 कैसे बनता है? जब आपके दो हाइड्रोजन मिलेंगे तो फिर H2 बनेगा ना, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन के एटम मिलके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहा है। लेट्स सपोज पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं हम। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये जो पहला वाला शेल है ये इसका K शेल कहलाता है। इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब होगा क्या, क्या ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा? यस और नो? एंड द आंसर इज नो, नहीं करेगा। क्योंकि अगर इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, अगर इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा? इसने अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो इस हाइड्रोजन का तो एटम यहां चला जाएगा, इसके तो दो हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इस हाइड्रोजन का यहां से एटम गायब हो जाएगा। और जब इस हाइड्रोजन का एटम गायब हो जाएगा तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा, अब इस हाइड्रोजन को एक नहीं बल्कि दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, है ना भाई। एक यहाँ चाहिए होगा, एक यहाँ चाहिए होगा। तो ये वाला हाइड्रोजन बेवकूफ थोड़ी है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे, क्योंकि अगर इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो उसको तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, फिर एक पहले चाहिए था और एक उसने ट्रांसफर कर दिया उसका चाहिए, और ये वाला हाइड्रोजन पूरा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन तो कभी भी ये ट्रांसफर नहीं करेगा पहला वाला हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने वाली पोजीशन में बहरहाल नहीं है। यानी कि ये जो हाइड्रोजन है इसका एक इलेक्ट्रॉन है और ये जो हाइड्रोजन है इसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में ट्रांसफर तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक ने ट्रांसफर कर दिया तो दूसरे की तो बहरहाल वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन पहले वाले का वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होगा। ऐसी सूरत में ये क्या करेंगे? ये शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। कैसे? ओवरलैप हम बनाते हैं वेन डायग्राम में, ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया, सही है। ये पहले वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया और ये आ गया दूसरे वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप गौर से इस पहले वाले हाइड्रोजन को गौर से देखें तो इसके दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है जी, यानी कि इसका भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया। और गौर से इस वाले हाइड्रोजन को देखें तो इसके भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो गए, क्योंकि जो पहला शेल होता है वो K शेल होता है, उसमें सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इस हाइड्रोजन का भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो H2 बना है ये असल में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना है। और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 1+1, एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले हाइड्रोजन से और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले हाइड्रोजन से, तो टोटल आपके पास दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, जिसको हम कहते हैं वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं हम? वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा शेयर हुआ है। अब जोड़े के ऊपर आपके दो इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, जब भी हम किसी जोड़े की बात करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी शूज के पेयर की बात करें तो ऑटोमेटिकली दो आ जाते हैं, है ना भाई। तो पेयर हमेशा टू को ही कहते हैं ना। तो जब आप वन पेयर की बात कर रहे हैं इट मींस के हम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले हाइड्रोजन से आया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले हाइड्रोजन से आया, या हम यूं भी कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले एटम से आया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले एटम से आया। तो it means a pair of electron means two electron in which one electron come from the one atom and the second electron come from the other atom। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों मिलके वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या बनेगी? द बॉन्ड which is formed by the mutual sharing of one pair of electron।
अब आप गौर से देखें, कोवेलेंट बॉन्ड और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन में माइन्यूट सा फर्क है। कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं जिसमें शेयरिंग हो रही है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर कोवेलेंट बॉन्ड वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है बिटवीन द एटम, तो वो कहलाएगा इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सही है। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इट इज डिनोटेड बाय सिंगल डैश लाइन। सही है, सिंगल डैश लाइन से, जिसको हम कहते हैं सिंगल शॉर्ट लाइन। सिंगल शॉर्ट लाइन से डिनोट करते हैं। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के साथ अगर शेयरिंग करेगा तो वो H डैश H बना देगा, जिसको हम H2 कहते हैं। इस डैश से मुराद क्या है? ये जो मैंने डैश बनाई है ना, ये जो डैश बनाई है, इस डैश से मुराद है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? जिसमें वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। वो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम से आया। ये आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर? अब अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब दो ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, 8 की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो 1s2 2s2 2p4। ठीक है, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और सेकंड शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये जो सेकंड शेल है ये इसका वैलेंस शेल बन जाएगा। ठीक है, अब मैं ऑक्सीजन का सिर्फ वैलेंस शेल बना रहा हूं। 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। और यहां मैं दूसरे ऑक्सीजन का वैलेंस शेल बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। गौर से देखें, इन दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको एक यहां एक यहां, और इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक यहां एक यहां। अब ये क्या करेंगे? ये दोनों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। क्या करेंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे? ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है भाई, ये एक ऑक्सीजन बना दिया, ये मैंने दूसरा ऑक्सीजन का एटम बनाया। ठीक है, अब ये देखें गौर से, ये ऑक्सीजन के वो 4 इलेक्ट्रॉन हैं जिनको जरूरत नहीं थी शेयरिंग की। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनको जरूरत नहीं थी शेयरिंग की। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अंदर आ गया, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये इधर आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये इस तरफ आ गया, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये इस तरफ आ गया। अब आप गौर से पहले वाले ऑक्सीजन को देखें तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 2 इधर 2 इधर 4, और 4 इधर 4 इधर आ गए। आप देखें 8। ठीक है, मैं यहाँ इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हो गए 8। इसी तरीके से दूसरे वाले ऑक्सीजन में देखें, 4 तो यही हो गए जो शेयर हुए में है, 5 6 7 8, तो इसका भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वैलेंस शेल कंप्लीट कैसे हुआ, आप कहिएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन की मदद से। 4 इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं 2 पेयर, और जब 2 पेयर होगा तो ये कहलाएगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? यही डेफिनेशन बनेगी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाली, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल क्या बनेगी? वही एग्जांपल बनेगी, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयर ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम। ये मैं डॉट 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 डाल लूं, डॉट 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 से मुराद ये है कि वही डेफिनेशन बनेगी। एंड इट इज डिनोटेड बाय 2 शॉर्ट लाइन। इस तरह, यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एटम बन के इसने दोनों ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। इसको हम O2 कह देते हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड कब बना? जब 4 इलेक्ट्रॉन ने मिलकर शेयरिंग की और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब नाम से जाहिर है
ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? जिसमें वही डेफिनेशन आएगी, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम, इट इज डिनोटेड बाय 3 शॉर्ट लाइंस। अब इसकी एग्जांपल देते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। दो नाइट्रोजन मिलकर एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाता है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p3, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरे शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैं नाइट्रोजन का वैलेंस शेल बनाता हूं, ये नाइट्रोजन का वैलेंस शेल है, 1 2 3 4 5। बिल्कुल इसी तरीके से ये मैंने दूसरे नाइट्रोजन का वैलेंस शेल बनाया, 1 2 3 4 5। मैं वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए, तो एक नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसी तरह दूसरे वाले नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, तो दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये अपने अपने वैलेंस शेल को कोवैलेंट कर देंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे। अब जब शेयरिंग करेंगे तो ये देखें, ये नाइट्रोजन के वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने शेयरिंग में हिस्सा नहीं लेना, जो ऑलरेडी पेयर फॉर्म में है। अब ये जो 3 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो मैंने यहाँ बना दिए इस नाइट्रोजन के, और जो दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन है वो मैंने यहाँ बना दिए। अब गौर से देखें, इस नाइट्रोजन के भी 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए। किस वजह से पूरे हुए? इन 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से। और 6 इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं 3 पेयर, इसलिए हम कहते हैं कि ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको हम यूं लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जब नाइट्रोजन एटम के साथ, नाइट्रोजन का एटम जो दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम 3 डॉट लाइन के साथ जाहिर करते हैं, और इस तरीके से हमें एक नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल मिल जाता है। तो ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। 3 टाइप्स हैं हमारे पास, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, अब जब हमारे पास ये 3 किस्म के कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं तो याद रखिएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं। आयोनिक बॉन्ड तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा था, एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, उसके पास प्लस साइन आ गया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, उसके पास माइनस साइन आ गया। ये प्लस और माइनस आयन होते हैं, और साइन के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के केस में क्या होता है कि देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, बट द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हैपन बिटवीन द एटम्स, के एटम्स के दौरान, एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है। अगर दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जिसको वन पेयर कहते हैं, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल डैश से जाहिर होगा। अगर दोनों एटम को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जिसको हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और वो 2 डैश से जाहिर होगा। अगर दोनों एटम को 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दोनों आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जिसको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसके अंदर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और उसको हम 3 डैश लाइन से जाहिर करेंगे। ठीक है, अब जब हम नतीजे में हम जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, फॉर्म्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स। जैसे आयोनिक बॉन्ड के नतीजे में हमें आयोनिक कंपाउंड्स मिलते हैं ना, इसी तरह कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में हम लोगों को कोवेलेंट कंपाउंड्स मिलते हैं। अब जब हमें कोवेलेंट कंपाउंड्स मिलते हैं तो लाजमी सी बात है, अब इस कोवेलेंट कंपाउंड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी। वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड जब हमारे बनते हैं तो उसके नतीजे में जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, लेट सपोज ऊपर से देखें आप, ये देखें H2 का जो मॉलिक्यूल बना ये कहलाएगा आपका कोवेलेंट कंपाउंड। जो मॉलिक्यूल है ना, ये गैस है, गैस को तो हम मॉलिक्यूल कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो आपका बना ये भी आपका कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा, सही है। और ये जो आपका नाइट्रोजन है
एक मिनट, ये जो नाइट्रोजन है ये भी आपका बनेगा कोवेलेंट कंपाउंड। वैसे बेसिकली तो ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि गैस होती है ना तो हम इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तुम करते हैं तो ये जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब जब वो कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं तो दे हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कुछ ना कुछ तो खासियत होंगी। अब वो खासियत क्या है? वो बेसिकली खासियत आपकी आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक की उलट है। जैसे मैं आपको ऊपर लेके जाता हूं, यहाँ देखें हमारे पास आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक है, लेट मी हाईलाइट, ये हमारे पास आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना। एक तो ये पता नहीं कॉपी कैसे होता है, मुझे समझ में नहीं आता। चले खैर, हम तो वैसे ही लिख लेते। नंबर 1, आयोनिक बॉन्ड में जो हमारे कंपाउंड बनते थे वो सॉलिड होते थे। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो अगर सॉलिड होंगे तो सॉफ्ट सॉलिड होंगे, या तो लिक्विड होंगे, या गैसेस होंगे। ज्यादातर आपको जो भी कोवेलेंट कंपाउंड मिलेंगे ना, या तो आपको लिक्विड मिलेंगे या गैसेस मिलेंगे, और अगर कभी सॉलिड मिले भी तो वो आपको सॉफ्ट सॉलिड मिलते हैं। अब जब लास्टी सी बात है, सॉफ्ट है ये, लिक्विड है या गैसेस है, तो इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो स्पेसिस होंगी। जब स्पेसिस होंगी तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होगा। तीसरी चीज, आयोनिक कंपाउंड तो सॉल्युबल होते थे ना वाटर में, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। जबकि जबकि ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो है वो सॉल्युबल हो जाते हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं होते। चौथी बात, दे आर इंसुलेटर्स। ये इंसुलेटर्स होते हैं, क्या मतलब? मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। आयोनिक बॉन्ड तो, आयोनिक कंपाउंड तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते थे ना एक्वस सॉल्यूशन में, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा आज का टॉपिक हुआ, सेकंड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, तो इसको आप बार बार देखिएगा, कोई कंफ्यूजन हो उसको दोबारा पूछिएगा, क्योंकि हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जब तक आपको ये बॉन्ड समझ में नहीं आएगा, हमारे आगे के टॉपिक कंप्लीट नहीं होंगे, बल्कि मुश्किल से मुश्किल होते जाएंगे आपके लिए। तो पहला वाला बॉन्ड था आयोनिक बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की सूरत में बनता है। और याद रखिएगा, प्लस माइनस बनेगा ही तब जब इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है या इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा, ना इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है। इसमें तो दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं। अगर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, तो ये तो हो गए हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की सेकंड टाइप। अब हम आते हैं इसकी तीसरी टाइप के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम आम जुबान में कहते हैं जबरदस्ती का बॉन्ड। पता है क्यों? क्योंकि इसमें वन साइडेड शेयरिंग होती है। अब वन साइडेड शेयरिंग का मतलब क्या है? आपने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा, उसमें दो एटम के दरमियान बॉन्ड बन रहा था, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा था, जरूरत बहरहाल दोनों की थी। एक को इलेक्ट्रॉन देने में आफियत थी, दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेने में आफियत थी। एक की रिक्वायरमेंट थी कि वो इलेक्ट्रॉन दे दे और प्लस साइन लाए, दूसरे की रिक्वायरमेंट थी कि वो इलेक्ट्रॉन ले ले। बहरहाल दोनों का मतलब पूरा हो रहा
रहा था, दोनों को जरूरत थी, इसलिए आयोनिक बॉन्ड बना। जो हमने दूसरा टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, उसके अंदर दोनों को जरूरत थी इलेक्ट्रॉन शेयर करने की, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये असल में वन साइडेड शेयरिंग होती है। इसमें एक को बॉन्ड बनाने की जरूरत होती है जबकि दूसरे को बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती। और दूसरा, इट इज डिनोटेड बाय एरो, एरो से जाहिर होता है। मिसाल के तौर पे हम एक मिसाल देते हैं कि NH3 अमोनिया अगर H+ के साथ रिएक्ट करता है तो ये NH4 बनाता है, जिसको हम कहते हैं अमोनियम आयन। अब ये अमोनियम आयन कैसे बना, जरा गौर से देखिएगा। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, अभी हमने ऊपर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा। तो अब 3 हाइड्रोजन उसके साथ आके शेयरिंग कर लेते हैं। ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, ये तीसरा हाइड्रोजन हो गया। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि एक नाइट्रोजन ने, जिसका एक पेयर लोन पेयर था जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं थी, जबकि नाइट्रोजन ने 3 साइड से हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम द अपर साइड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम द लोअर साइड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड। नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ मिलके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, नतीजे में एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बन गया, यानी कि अमोनिया बन गया NH3। अब होता क्या है कि एक हाइड्रोजन का प्लस आयन आता है। अच्छा, हाइड्रोजन का प्लस आयन किसे कहते हैं? ये तो नॉर्मल हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। लेट सपोज इसने ये इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये बन गया हाइड्रोजन जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके ऊपर प्लस साइन आ गया। क्यों? प्लस साइन कब आता है? जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, है ना भाई। तो ये जो H+ है बेसिकली इसको अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। नॉर्मल हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन H+ को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे दिया। एक उसको पहले ही चाहिए था, एक उसने ऑलरेडी किसी को दे दिया, तो अब इस H+ को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब होता क्या है, जरा गौर से देखिएगा, ये मैं इसको यहां से ये मिटा दूं, ठीक है। अब होता क्या है कि अब इनके दरमियान बॉन्ड कैसे बनेगा? देखें, बॉन्ड बनाने की जरूरत इसको है, इसको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है अमोनिया को। क्यों? क्योंकि NH3 ऑलरेडी कंप्लीट है। कैसे कंप्लीट है? नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसने 3 हाइड्रोजन से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया, है ना भाई। तो अब नाइट्रोजन तो बॉन्ड बनाने के मूड में नहीं है, लेकिन H+ जो है, ये वाला जो H+ है, इसको बॉन्ड बनाना है। तो हुआ वन साइडेड शेयरिंग, एक तरफ से बॉन्ड बन रहा है, एक तरफ से जबरदस्ती हो रहा है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर इसको शेयरिंग के लिए देगा। जब ये लोन पेयर शेयरिंग के लिए देगा तो इस नाइट्रोजन की डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी कि नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए और एक हाइड्रोजन के साथ उसने जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, इसको हम कहते हैं NH4+, यानी कि अमोनियम आयन। अब जब कभी भी ये पानी में डिसॉल्व होगा ना, सबसे पहले इस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। तो ये चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये हो जाएगा डोनर, और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर ले रहा है ये हो जाएगा एक्सेप्टर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास एक और एग्जांपल भी आती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की, वो ये आती है हमारे पास के फॉर्मेशन ऑफ POCl3। अब गौर से देखें, ये जो आपका फास्फोरस है ना, ये भी ग्रुप 5 का है, इसके भी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। और ये जो क्लोरीन है ना, ये ग्रुप 7 का है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। नतीजा क्या होगा? एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो नतीजा मैं ये कह सकता हूं ना कि फास्फोरस ने एक क्लोरीन के साथ, दूसरे क्लोरीन के साथ, तीसरे क्लोरीन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? ये हम ग्रुप से अंदाजा लगाते हैं। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है। अगर आप वैसे भी देखना चाहें ना तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p4। अब p के अंदर आप सब जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हैं तो कितने कम है? 2। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे? ये अपना पूरा लोन पेयर इसको दे देगा,
पूरा अपना लोन पेयर इसको दे देगा। नतीजा क्या होगा कि फास्फोरस ने 3 क्लोरीन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए और एक ऑक्सीजन के साथ इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि फॉर्मेशन हो गई POCl3 की। ये आपका कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जो वन साइडेड शेयरिंग होती है। और ये जो है इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह केमिकल रिएक्शन की तीनों टाइप्स पढ़ ली। सही है, तो अभी हमारे पास 4 मिनट है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। आप में से जिसको जो सवाल